गुड मॉर्निंग। हम लोग माल विक्रय अनुबंध पढ़ रहे थे। उसी के अंतर्गत नेक्स्ट टॉपिक अपना है माल के नष्ट हो जाने पर विक्रय अनुबंध पर प्रभाव। विक्रय अनुबंध की विषय वस्तु माल होती है। अगर माल नष्ट हो जाता है तो माल विक्रय अनुबंध पर क्या प्रभाव पड़ता है। सामान्यतः दो स्थिति होती है माल के नष्ट होने की। विक्रय अनुबंध से पूर्व ही माल नष्ट हो जाए ना, यदि विक्रय का ठहराव किसी निश्चित अथवा विशिष्ट माल के विक्रय के लिए किया गया है तथा यह माल विक्रेता की जानकारी के बिना अनुबंध करने से पूर्व ही नष्ट हो चुका है अथवा इतना ज़्यादा खराब हो गया है कि डिलीवरी या सुपुर्दगी देने की स्थिति में नहीं रहा है, तो ऐसी स्थिति में निम्न शर्त का पूरा होना आवश्यक है और अनुबंध स्वतः निरस्त या रद्द मान लिया जाता है। पहला, माल निश्चित होना चाहिए। अनुबंध करने के समय नष्ट हो चुका हो या इतना ज़्यादा खराब हो गया हो कि वो वर्णन के अनुरूप सुपुर्दगी योग्य नहीं हो। यदि माल आंशिक रूप से नष्ट हुआ तो अनुबंध व्यर्थ हो जाता है। तीनों ही स्थिति में किया गया अनुबंध पूर्णतः नष्ट हो जाता है या किया गया रद्द हो जाता है। जैसे राम ने अपनी 500 मूंगफली की बोरी जो कि विशिष्ट गोदाम में रखी थी उनको शाम को बेचने का ठहराव किया। ठहराव के समय 50 बोरी गोदाम से चोरी हो चुकी थी, किंतु उसको इसके बारे में जानकारी नहीं थी। 450 बोरियां सुपुर्दगी देने के लिए योग्य थी, तो शाम इस अनुबंध को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है, क्योंकि वो चाहे तो 450 बोरियां स्वीकार कर सकता है और 550 बोरियों के लिए क्षतिपूर्ति प्राप्त कर सकता है। किया गया अनुबंध उसकी इच्छा पर व्यर्थ या व्यर्थनीय हो सकता है। दूसरा, विक्रय ठहराव के बाद माल का नष्ट होना। यदि किसी विशिष्ट माल के विक्रय का ठहराव हो जाने के बाद किंतु विक्रय से पहले क्रेता अथवा विक्रेता की त्रुटि के बिना माल की जोखिम के हस्तांतरण से पूर्व ही माल नष्ट हो जाता है या इतना खराब हो जाता है कि अनुबंध के वर्णन के अनुसार नहीं रह पाता, तो माल विक्रय अनुबंध व्यर्थ हो जाता है। इसके लिए निम्न शर्तों का पूरा होना आवश्यक है। पहला, विशिष्ट माल के विक्रय का ठहराव हो, माल नष्ट हो या इतना ज़्यादा खराब हो कि वह सुपुर्दगी योग्य स्थिति में नहीं हो, क्रेता और विक्रेता की माल के नष्ट करने में या होने में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं हो, माल की जोखिम के हस्तांतरण से पूर्व ही माल नष्ट हो गया हो, तो किया गया अनुबंध पूर्णतः व्यर्थ अनुबंध माना जाता है। अब विक्रय अनुबंध में माल के बाद उसके मूल्य के निर्धारण की बात आती है। तो मूल्य निर्धारण कैसे किया जाए। माल के विक्रय अनुबंध में मौद्रिक प्रतिफल को ही मूल्य कहा जाता है और मूल्य का निर्धारण निम्न विधियों द्वारा किया जाता है। पहला है अनुबंध द्वारा निर्धारित मूल्य। दोनों पक्षकार क्रेता और विक्रेता आपस में अनुबंध करके मूल्य का निर्धारण कर सकते हैं। उस निर्धारित मूल्य का भुगतान जब क्रेता कर देता है तो विक्रेता माल का स्वामित्व क्रेता को हस्तांतरित कर देता है। दूसरा, अनुबंध में निर्धारित विधि द्वारा अगर दोनों पक्षकार किसी विधि के मार्फत अनुबंध मूल्य निर्धारण की बात करने के लिए अनुबंध करते हैं तो उस विधि के आधार पर ही मूल्य का निर्धारण किया जाएगा। नंबर 3, पारस्परिक सहयोग या प्रचलित विधि। जिस विषय वस्तु के बारे में विक्रय का ठहराव या विक्रय का अनुबंध होता है उसमें प्रचलित विधि मूल्य निर्धारण की क्या है।
अगर पहले से कोई प्रचलित विधि है तो मूल्य का निर्धारण उस प्रचलित विधि के मार्फत किया जा सकता है। नंबर 4, उचित मूल्य। यदि अनुबंध में कोई मूल्य नहीं दिया गया है या मूल्य निर्धारण की कोई विधि नहीं दी गई है या कोई प्रचलित विधि भी नहीं है, तो दोनों पक्षकार उचित मूल्य का भुगतान लेने और देने के सहमत हो सकते हैं, अर्थात ऐसे स्थिति में क्रेता द्वारा उचित मूल्य का भुगतान किया जाएगा। नंबर 5, तृतीय पक्षकार द्वारा मूल्य का निर्धारण। कई बार दोनों पक्षकार क्रेता और विक्रेता मूल्य निर्धारण के लिए सहमत नहीं होते, तो ऐसी स्थिति में तीसरा पक्षकार मूल्य निर्धारण के लिए तैयार हो जाता है और तृतीय पक्षकार द्वारा मूल्य का निर्धारण कर दिया जाता है। उस स्थिति में वही मूल्य क्रेता द्वारा विक्रेता को सौंपा जाता है जो कि तृतीय पक्षकार द्वारा निर्धारित किया जाता है। अगर इन विधियों द्वारा मूल्य का निर्धारण नहीं किया जा सकता तो किया गया अनुबंध पूर्णतः व्यर्थ अनुबंध माना जाता है। कभी कभी एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को कुछ राशि विक्रय मूल्य के रूप में, जमानत के रूप में जमा करा देता है, तो वो जमा की गई राशि विक्रेता द्वारा, अगर मूल्य निर्धारित नहीं होता तो विक्रेता द्वारा क्रेता को लौटाना अनिवार्य होगा।